स्टार्ट करेंगे अपना यूनिट नंबर फर्स्ट जो अपनी चल रही थी उसको आज कंटिन्यू करेंगे। और इस यूनिट के अंदर अपन ने पहले ट्रेडिंग पढ़ लिया है, P&L पढ़ लिया है, उसके इलस्ट्रेशंस भी कर लिए हैं। आज अपन बैलेंस शीट के बारे में पढ़ने वाले हैं। फाइनल अकाउंट के अंदर जो अपनी तीन चीज थी, ट्रेडिंग, P&L एंड बैलेंस शीट, तो लास्ट पॉइंट है ये बैलेंस शीट का। ठीक है, तो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं बैलेंस शीट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो बैलेंस शीट क्या होती है, तो अपन ने ये वैसे तो पता है कि बैलेंस शीट होती है अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आता है, यानी ट्रेडिंग और P&L अकाउंट होते हैं और बैलेंस शीट अपना अकाउंट ना होकर क्या होता है जी, स्टेटमेंट होता है। ठीक है, अब इसके अंदर बैलेंस शीट का मतलब क्या है इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। लिखा हुआ है स्टेटमेंट व्हिच सेट्स आउट द असेट्स एंड द लायबिलिटी ऑफ अ फर्म एंड और एन इंस्टीट्यूशन, फर्म और एन इंस्टीट्यूशन एट अ सर्टेन डेट। मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये हमें असेट्स एंड लायबिलिटीज के बारे में बताता है फर्म की और इंस्टीट्यूशन की। इंस्टीट्यूट है उसकी, फर्म की जो असेट्स एंड लायबिलिटीज है उसके बारे में ये बताएगा कौन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी बैलेंस शीट। ठीक है, और इसमें लिखा हुआ है सर्टेन डेट पे। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि अपन जो बैलेंस शीट बनाते हैं वो सर्टेन डेट पे बनाते हैं, एट द एंड ऑफ द ईयर बनाते हैं। जिस डे अपना अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो रहा होता है उस लास्ट डे को अपन बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। लिखा हुआ सिंस इवन अ सिंगल ट्रांजैक्शन, ध्यान दीजिएगा, सिंगल ट्रांजैक्शन यानी कि एक ट्रांजैक्शन विल मेक अ डिफरेंस क्रिएट कर सकता है टू सम ऑफ द असेट्स और लायबिलिटीज में। डिफरेंस क्रिएट करता है असेट्स में और लायबिलिटीज में एक सिंगल ट्रांजैक्शन। द बैलेंस शीट इज ट्रू ओनली अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। और अपन को जो बैलेंस शीट से क्या होता है, ट्रू होनी चाहिए। बैलेंस शीट जो है वो ट्रू ओनली अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब अपन जो फाइनल जो सिचुएशन जानना चाहते हैं किसके बारे में, फर्म के बारे में, इंस्टीट्यूशन के बारे में, वो क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए, फेयर होनी। पता कैसे चलेगा, जब अपन फाइनल अकाउंट के अंदर बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रहे होंगे। ठीक है, तो गाइस ये है बैलेंस शीट का मतलब। अब बैलेंस शीट के अंदर अपन को पता है कि एक असेट्स का पार्ट होता है और एक लायबिलिटीज का पार्ट होता है। असेट्स अपन राइट हैंड साइड पर लिखते हैं और लायबिलिटीज को अपन लेफ्ट हैंड साइड पर लिखते हैं। ठीक है गाइस, फॉर्मेट आपको आता है और इसके बाद अपन फॉर्मेट के बारे में ही बात करने वाले हैं। अब बात करते हैं गाइस कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। बहुत ही सिंपल है कैरेक्टरिस्टिक्स, पहला लिखा हुआ है इट इज अ प्रिपेयर्ड एट अ पर्टिकुलर डेट। पर्टिकुलर डेट का मतलब समझ में आ गया है कि अपन कौन सी डेट को प्रिपेयर करते हैं। रेदर द क्लोज ऑफ अ डे, जिस डे पे अपन क्लोज कर रहे होते हैं अपना अकाउंटिंग ईयर, एंड नॉट फॉर अ पीरियड। ठीक है, कोई पीरियड के लिए बात कर रहे हैं या हम क्लोज कर रहे होते हैं, उस डे पे अपन इसको प्रिपेयर करते हैं। इट इज ट्रू ओनली ऑन द डेट ऑफ डेट, ये उस समय ट्रू होना चाहिए, पोजीशन ट्रू होनी चाहिए, नॉट लेटर। अपन आगे के लिए कोई काम नहीं कर सकते, लेटर ऑन के लिए काम नहीं कर सकते। उस डेट पे अपन कोई बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी होती है तो हमें, यानी कि जो दिन अपना डे क्लोज हो रहा है, यानी जिस भी दिन अपना डे क्लोज होगा उस दिन अपन इसको प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि उस दिन हमें ट्रू एंड फाइनेंशियल हमारी सिचुएशन को बताएगा, फेयर। ठीक है, ट्रू एंड फेयर तरीके से। सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड ओनली आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ द प्रॉफिट एंड, ऑब्वियसली बात है सबसे पहले अपन लोग ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करते हैं जिससे अपना ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस आता है। उसके बाद अपन लोग P&L अकाउंट प्रिपेयर करते हैं जिससे अपना नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस आता है, और उसके बाद अपन बनाते हैं बैलेंस शीट। अगर अपन प्रॉफिट एंड लॉस नहीं आएगा, हमारा नेट प्रॉफिट नेट लॉस, तो हमारी बैलेंस शीट प्रिपेयर नहीं हो सकती, क्योंकि वो जो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस आता है उसे अपन कैपिटल में एडलेस कराते हैं। ठीक है, तो इसमें यही लिखा हुआ है बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड ओनली आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब P&L के बाद होता है। दिस इज अ रीजन व्हाई द प्रॉफिट और लॉस अकाउंट ब्रैकेट में लिखा हुआ है इंक्लूडिंग ट्रेडिंग। तो मैंने बताया पहले ट्रेडिंग बनता है ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस, फिर उसके बाद P&L में ट्रांसफर होता है, फिर P&L से नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस निकालते हैं, उसके बाद उसे बैलेंस शीट में ट्रांसफर करते हैं, कैपिटल में एडलेस करते हैं, इंक्लूडिंग द ट्रेडिंग अकाउंट एंड द बैलेंस शीट आर टुगेदर कॉल्ड फाइनल अकाउंट। ये लास्ट में बनती है क्योंकि पहले अपना ट्रेडिंग प्रिपेयर होगा, फिर P&L प्रिपेयर होगा, फिर लास्ट में बैलेंस शीट बनेगी, क्योंकि बैलेंस शीट में नेट प्रॉफिट नेट लॉस को हम ट्रांसफर करते हैं, कैपिटल में एडलेस कराते हैं। ठीक है, उसके थर्ड पॉइंट है सिंस कैपिटल ऑलवेज इक्वल द डिफरेंस बिटवीन असेट्स एंड लायबिलिटीज। ये वाला आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि अपना का जो असेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल होती है। ठीक है, बात समझ में आ रही है, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो इन्होंने क्या बोला है, ऑलवेज इक्वल द डिफरेंस बिटवीन असेट्स एंड लायबिलिटीज। असेट्स एंड लायबिलिटीज में जो डिफरेंस होगा वो अपनी कैपिटल होगी। ठीक है, क्योंकि असेट्स में से अपन लायबिलिटीज लेस कराएंगे, कैपिटल निकल के आएगी। तो लिखा हुआ है since capital always equal the difference between assets and liabilities and since the capital account will independently arrive this figure, तो हमारी फिगर निकल के आ जाएगी। एंड टू साइड ऑफ द बैलेंस शीट मस्ट हैव द सम टोटल, और बैलेंस शीट के दोनों साइड के जो टोटल है वो भी क्या आना चाहिए जी, इक्वल आने चाहिए। ठीक है, आई होप कि तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। बैलेंस शीट क्या होती है ये भी मैंने आपको समझाया, लेकिन याद रखना है बैलेंस शीट अकाउंट कभी नहीं होता, ये एक स्टेटमेंट होता है जो कि अपन कब प्रिपेयर करते हैं, पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, फिर P&L अकाउंट बनाते हैं, और उसके बाद अपनी बनती है बैलेंस शीट। तो आई होप कि गाइस ये तीनों चीजें, यानी तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब अपन बात करेंगे बैलेंस शीट के फॉर्मेट के बारे में। तो पहले लिखा हुआ है कि अरेंजमेंट ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, मतलब अरेंजमेंट के बिहाफ पे जो बैलेंस शीट होती है उसके दो फॉर्मेट प्रिपेयर होते हैं जी।
पहला है ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब होता है लिक्विड यानी कैश, जिसको कन्वर्ट किया जा सकता है कैश में इजीली, ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी बेसिस पर, उसको अपन बोलते हैं लिक्विडिटी। यानी ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी के बिहाफ पे एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट होता है और एक होता है ऑर्डर ऑफ परमानेंस यानी कि परफॉर्मेंस के बिहाफ पे, ठीक है। तो पहले बात करते हैं लिक्विडिटी के पे, जैसे इसमें बीपी लिखा हुआ है, बिल्स में आपको पता है लिक्विडिटी होता है, ठीक है, ट्रेड क्रेडिटर होते हैं, लोन्स होता है, मतलब इनको इजीली क्या होता है कैश में पेड कर सकते हैं, ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, रिजर्व एंड सरप्लस और उसके बाद कैपिटल, तो यानी कि सीक्वेंस है लिक्विडिटी। ऐसे कैश नेट कैश होता है अपने पास बैंक में होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज से भी अपन तुरंत पैसा ले सकते हैं, अदर इन्वेस्टमेंट में तो पैसा ले सकते हैं, बीआर से पैसा हो सकता है, डेटर से जल्दी पैसा मिलेगा, स्टॉक को जल्दी कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब ये लिक्विडिटी के बिहाफ पे यानी जिसको हम लिक्विडिटी में जल्दी से जल्दी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये लिक्विडिटी के बिहाफ पे दिया गया है। जैसे फर्नीचर फिक्सर प्लांट एंड मशीनरी को हम जल्दी से कन्वर्ट नहीं कर सकते, टाइम लगता है इसको सेल करने में, और मेनली ये जो बिजनेस के अंदर होते हैं वो सेल करने के लिए कभी भी अपन परचेज नहीं करते, ठीक है। तो इसीलिए भी ये लास्ट में आके तो लिक्विडिटी के बिहाफ पे क्या होता है, सबसे पहले लिक्विड वाले आइटम्स आते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए इसमें दिया हुआ ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, ठीक है। तो इसमें कैश एंड कैश बैंक, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, अदर इन्वेस्टमेंट एक एग्जांपल के रूप में आपको बताया गया है। ऐसी लायबिलिटीज के अंदर इस तरीके से दिया गया जिनको जल्दी से पेमेंट किया जा सकता है, कैश के अंदर जल्दी से पेमेंट कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप गाइस ये बात आपको समझ में आएगी। ये होता है ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, ठीक है। एक होता है ऑर्डर परमानेंस यानी परफॉर्मेंस के बिहाफ पे। परफॉर्मेंस के बिहाफ पे करें तो बिजनेस एक लॉन्ग ड्यूरेशन प्रोसेस होती है, लॉन्ग ड्यूरेशन तक चलता है, तो इसलिए अगर हम परफॉर्मेंस के बिहाफ पे बात करते हैं तो सबसे पहले हमारी फिक्स्ड एसेट्स आती है, ठीक है, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग ऊपर आएगी, ठीक है, टॉप पे प्लांट एंड मशीनरी टॉप पे आएगी, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स आएगा, ठीक है, उसके बाद हमारे लोन्स एंड एडवांसेस आएंगे, ठीक है, उसके बाद हमारे इन्वेस्टमेंट आएंगे, उसके बाद हमारी करंट एसेट्स आएगी, ठीक है। इस तरीके से चलता है, उसे अपन बोलते हैं परफॉर्मेंस के बिहाफ पे। ऐसे अगर अपन लायबिलिटीज की बात करें तो कैपिटल टॉप पे होती है, ठीक है, उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस होते हैं, ठीक है, उसके बाद हमारे लोन्स आते हैं, उसके बाद हमारी करंट लायबिलिटीज आती है, उसके बाद हमारे प्रोविजंस आते हैं। तो इस तरीके से हमारा परफॉर्मेंस के बिहाफ पे भी हमें ये करना है। तो मैं उसका आपको डायग्राम मतलब उसका आपको मैं फॉर्मेट नहीं बना रहा हूं, तो मतलब इजीली आप समझने की कोशिश करें कि लिक्विडिटी के फॉर्म में इस तरीके से रहेगा। और अगर हम बात करें परफॉर्मेंस के बिहाफ पे तो जस्ट ऊपर जाएंगे कि आपको वो समझना है कि बिजनेस अपना लॉन्ग ड्यूरेशन प्रोसेस है और अपन बिजनेस में जो भी कुछ लगाते हैं, जैसे ये परफॉर्मेंस की बात है, अगर हम बात करें तो असेट, तो हम असेट को लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए लगाते हैं, कभी भी सोल्ड आउट करने के लिए अपन इनको नहीं खरीदते हैं, तो इसलिए टॉप पे होती है, ठीक है। जितने भी लिक्विड के आइटम्स होते हैं वो सब बॉटम पे होते हैं, ठीक है। इसी तरह के लायबिलिटीज की बात करें तो कैपिटल हमारी सबसे टॉप पे होती है और ये बीपी ट्रेड क्रेडिटर्स वगैरह हमारे किस होता है बॉटम पे। तो आई होप की बात आपको समझ में आ रही है कि परफॉर्मेंस के बिहाफ पे अपन ने बात करी है, ठीक है। ये लिक्विडिटी के बिहाफ पे फॉर्मेट है। अगर मैं इसको बात करूं यहां पे परफॉर्मेंस के बिहाफ पे, ठीक है, परफॉर्मेंस के बिहाफ पे बात करूं तो ये क्या होता है, ये जो सारी चीजें जो आपको दी हुई है इस तरीके से इसको रिवर्स कर देंगे तो कैपिटल सबसे टॉप पे होगी। अब ये रटना तो है नहीं कि कैपिटल ऊपर क्यों, तो मैंने आपको बताया है कि बिजनेस होता है लॉन्ग ड्यूरेशन प्रोसेस है, ठीक है। तो उसमें हम बिजनेस में उसी के अकॉर्डिंग हम लिक्विडिटी हमेशा नीचे जाएगी और जो भी हमारे लॉन्ग ड्यूरेशन प्रोसेस है, फर्नीचर फिक्सर प्लांट एंड मशीन लैंड एंड बिल्डिंग, ये हमारे सब क्या आएंगी टॉप पे आएंगी। इसी तरीके से कैपिटल हमारे टॉप पे आएगी, रिजर्व एंड सरप्लस हमारे टॉप पे आएंगे और सारे जो भी लिक्विड के आइटम्स है वो सारे के सारे नीचे जाएंगे। तो ये परफॉर्मेंस होती है लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए। तो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए जो परफॉर्मेंस होगी तो उसमें अपन को जो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होगा उसको अपन को ऊपर रखना है। बस आपको इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। फॉर्मेट इसी तरीके से होता है लायबिलिटीज अमाउंट असेट्स देन अमाउंट, ठीक है। तो ये अपन ने समझा अरेंजमेंट ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज कि अपन को असेट्स एंड लायबिलिटीज का अरेंजमेंट कितने टाइप से करने का होता है, दो, एक लिक्विडिटी और एक परफॉर्मेंस के बिहाफ पे। तो आई होप कि गाइस आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो गाइस अब बात करेंगे अपन क्लासिफिकेशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। जैसा भी अपन ने फॉर्मेट पढ़ा, अब उसके असेट्स एंड लायबिलिटीज का मैं क्लासिफिकेशन आपको समझा रहा हूं। तो जैसे गाइस लायबिलिटीज में सबसे पहले जो कैपिटल होती है, कैपिटल मतलब बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हम जो भी कुछ बिजनेस के अंदर लगाते हैं वो अपनी क्या होती है, कैपिटल होती है बिजनेस स्टार्ट करते टाइम, ठीक है। अब इस कैपिटल लायबिलिटीज में इसी में अपन लोग क्या ऐड कर देते हैं, इसमें नेट प्रॉफिट अपन इसमें ऐड करते हैं और इसमें से लेस करा देते हैं नेट लॉस, ठीक है गाइस। नेट प्रॉफिट अपन इसमें ऐड करते हैं और नेट लॉस अपन इससे लेस कराते हैं और ड्राइंग भी इसमें से अपन लेस कराते हैं। ये है कैपिटल, ठीक है। बिजनेस को स्टार्ट करते टाइम जस्ट लगाया है बिजनेस के अंदर उसे कैपिटल कहते हैं और इसी कैपिटल में अपन नेट प्रॉफिट ऐड करेंगे, नेट लॉस लेस करेंगे और ड्राइंग भी लेस करते हैं, ठीक है। और गाइस इसका क्लासिफिकेशन ऑलरेडी मैंने आपको दे दिया था लेक्चर नंबर 6 के अंदर, एक एक चीज को डिस्क्राइब किया था, कैपिटल क्या होती है, कैपिटल प्रॉफिट ऐड लेस क्या करते हैं। तो एक बार मैं यहां पे फिर समझा रहा हूं और आप एक बार उस लेक्चर नंबर 6 को भी आप देख लीजिएगा। उसके रिजर्व एंड सरप्लस होता है बिजनेस के अंदर हम जो भी प्रॉफिट मतलब अर्न करते
करते हैं हम, या फिर प्रॉफिट को कहीं ट्रांसफर करते हैं, जैसे जनरल रिजर्व हो गया, सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया, रिजर्व फंड हो गया, अदर रिजर्व्स हो गए, तो वो रिजर्व एंड सरप्लस कहलाता है। ठीक है गाइस, मतलब प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हमने कहां-कहां पे भेजा है, ठीक, कौन-कौन सी जगह पे अपन ने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया है, ट्रांसफर किया है, जनरल रिजर्व में किया है, ठीक है, या अदर रिजर्व में किया है, रिजर्व फंड में किया, जो भी है। उसके बाद आता है गाइस लोन्स। लोन्स में अपन को पता है दो टाइप के लोन होते हैं, एक होता है जी सिक्योर्ड और एक होता है अनसिक्योर्ड। ठीक है, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड मतलब वो लोन जो सिक्योर्ड होता है, मॉर्गेज होता है किसी प्रॉपर्टी से सिक्योर्ड, और जो मॉर्गेज नहीं होता प्रॉपर्टी से अनसिक्योर्ड। तो लोन आता है जिसमें बैंक लोन आ गया, डिवेंचर्स आ गए, ये सारी चीजें मैंने आपको समझाई थी। बैंक लोन होता है जो अपन बैंक से लेते हैं। ऐसी करंट लायबिलिटीज है जिसमें क्रेडिटर आते हैं, अपने बीपी आता है, बैंक ओवरड्राफ्ट आता है, ठीक, कैश क्रेडिट लिमिट आती है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वगैरह आते हैं, ये अपनी करंट लायबिलिटीज होती है। प्रोविजंस, जैसे कि अपन ने लास्ट लेक्चर में प्रोविजंस के बारे में बताया था, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हो गया, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट हो गया, प्रोविजन फॉर डिविडेंड हो गया, टैक्सेशन हो गया, वो अपने प्रोविजंस होते हैं। तो ये गाइस ये है लायबिलिटीज, जिसमें कैपिटल बताया, रिजर्व एंड सरप्लस, लोन्स, करंट लायबिलिटीज, प्रोविजन। हां, आप कोई तुमसे पूछेंगे लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज कौन सी होती है, तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज होती है लोन्स, ठीक है ना, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज होती है। करंट लायबिलिटी हमारी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी होती है, ठीक है। अब बात करते हैं सब असेट्स के बारे में। तो फिक्स्ड असेट्स है, फिक्स्ड असेट्स को भी अपन ने दो पार्टीशन में किया है डिवाइड, यानी कि एक तो टेंजिबल, ठीक है गाइस, टेंजिबल, और एक होता है जी इंटेंजिबल। अब टेंजिबल और इंटेंजिबल आप लोगों को पता है, जैसे अपन देख सकते हैं, जैसे फिक्स्ड असेट्स आ गई, उसमें अपना लैंड, बिल्डिंग, ठीक है, और क्या कहते हैं फर्नीचर आ गया, मशीनरी आ गई, मोटर कार आ गई। और इंटेंजिबल जिसे केवल आप महसूस करते थे, तो गुडविल हो गया, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, फ्रेंचाइजी लोगो, ये सारी चीजें अपने इंटेंजिबल में आती हैं। ये हो गई टेंजिबल। इन्वेस्टमेंट, यानी कि अपन ने जहां पे भी अपने इन्वेस्टमेंट कर रखे होंगे वो अपने इन्वेस्टमेंट कहलाएंगे, ठीक है। लोन्स एंड एडवांसेस, अगर फर्म ने या इंस्टीट्यूशन ने किसी को पैसा दे रखा है उधार, ठीक है, उसे अपन बोलते हैं लोन्स एंड एडवांसेस। फिर आता है सर करंट असेट्स। करंट असेट्स में जैसे कि डेटर हो गए, बीआर हो गए, आउटस्टैंडिंग इनकम हो गई, ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गए, ठीक है, कैश हो गया, बैंक हो गया, ठीक है, ये सारे आते हैं करंट असेट्स के अंदर। फिक्स्ड असेट्स यानी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले हमारे जो भी खर्चे होते हैं उन्हें अपन फिक्स्ड असेट्स बोलते हैं, जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारे मिसलेनियस एक्सपेंडिचर हो गए, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गए। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एग्जांपल है एडवर्टाइजमेंट। तो गाइस ये होते हैं हमारे फिक्स्ड असेट्स, और इसका पूरा डिस्क्राइब आपको लेक्चर नंबर 6 के अंदर भी आपको मिलेगा। एक एक चीज का मैंने इसमें डिस्क्राइब किया हुआ है, और मैंने यहाँ पे आपको शॉर्टली तरीके से समझा दिया है कि हमारी असेट्स और ये हमारी लायबिलिटीज, क्योंकि अब हम पढ़ रहे हैं इसमें फाइनल अकाउंट, ठीक है। आई होप गाइस क्लासिफिकेशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। अब गाइस बात कर लेते हैं ओपनिंग एंट्री के बारे में। किसके बारे में जी? ओपनिंग एंट्री। तो गाइस बिजनेस स्टार्ट करते समय बिजनेस के अंदर हम जो भी कुछ लगाते हैं वो हमारी ओपनिंग एंट्री होती है, और जैसे हम इस ईयर के मान के चलते किसी ईयर को हम क्लोज करते हैं, तो क्लोज जब हम करते हैं तो उसको जब हम नेक्स्ट ईयर में लेके जाते हैं, तो नेक्स्ट ईयर में जब हम करते हैं फर्स्ट डे को हमारी ओपनिंग एंट्री कहलाती है। जैसे मान के चलते कि एंट्री आपको समझाते हैं, बिजनेस स्टार्ट करते समय एक तो आपने लगवाया था कैश, तो कैश अकाउंट दिया, ठीक है। आपने कोई असेट्स लगाए, जैसे मान के चलते फर्नीचर लगाया तो फर्नीचर अकाउंट दिया, ठीक है गाइस। और मान के चलते आपने मशीनरी भी लगाई है तो मशीनरी अकाउंट दिया, ठीक है गाइस। और मान के चलते हैं और टू कैपिटल अकाउंट, ये सारी की सारी क्या कहलाएगी थी? कैपिटल आपकी कहलाएगी, यानी कैश अकाउंट दिया, फर्नीचर अकाउंट दिया और मशीनरी अकाउंट दिया, टू कैपिटल। अगर आपने कोई बैंक लोन भी ले रखा है तो अपन यहाँ पे टू बैंक लोन भी लिख सकते हैं, ठीक है, बैंक लोन अकाउंट, ठीक है। तो गाइस ये होती है अपनी ओपनिंग एंट्री, यानी बिजनेस स्टार्ट करते हैं इस टाइम अपन जो भी कुछ लगाते हैं बिजनेस के अंदर उसे ओपनिंग एंट्री कहते हैं। ईयर एंड होता है, उसके बाद हम नेक्स्ट ईयर में जाते हैं, तो जो हमारे क्लोजिंग बैलेंसेस होते हैं वो नेक्स्ट ईयर के हमारे ओपनिंग बैलेंसेस कहलाते हैं। तो उस डे को भी अपन जो एंट्रीज करते हैं उसे भी अपन ओपनिंग एंट्री कहते हैं, ठीक है। इसका एक एग्जांपल मैं आपको लेता हूं और उसको अपन अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक एग्जांपल दिया हुआ है, पेज नंबर आप आ जाइएगा, मॉड्यूल के इलस्ट्रेशन नंबर 8। किस पर गए? इलस्ट्रेशन नंबर 8। तो देखो इलस्ट्रेशन नंबर 8 में इसने हमसे बोला है कि बैलेंस शीट दी हुई है एज 31 मार्च 2020, ठीक है गाइस। बैलेंस शीट अपन को गिवन है 20 की। उसके बाद उन्होंने अपन को लायबिलिटीज दी है, असेट्स दी है, जिसमें महिंद्रा एंड सन्स दे रखा है, कैपिटल दे रखी है, असेट्स एंड कैश एंड कैश एट बैंक, ट्रेड रिसीवेबल, क्लोजिंग इन्वेंटरी और मशीनरी एंड इक्विपमेंट दिया हुआ है। और उन्होंने कहा फ्रॉम द अबव गिवन बैलेंस शीट प्रिपेयर द रिलेवेंट ओपनिंग एंट्री। अब अपन उसमें क्या करने का, अपन को ओपनिंग एंट्री बनानी है। तो गाइस जैसे जैसे इसने जैसे दे रखा है कैश इन हैंड दिया हुआ है, तो कैश इन हैंड अपन को लिखने का है। तो ये ओपनिंग एंट्री इसकी इस तरीके से बनेगी, कैश इन हैंड अकाउंट डीआर, ठीक है।
ये डीआर क्लोजिंग था 31 मार्च को, 1 अप्रैल को ये ओपनिंग हो जाएगा, तो ये अपन एंट्री पोस्ट करेंगे। कैश एंड दे रखा है आपको 43,000 का, तो अपन ने लिख दिया कैश एंड अकाउंट दिया। उसके बाद इसमें दे रखा है कैश एट बैंक, तो अपन ने लिख दिया कैश एट बैंक अकाउंट डीआर। ये आपका इलस्ट्रेशन नंबर 8 है। पेज नंबर बता देता हूं मैं आपको, ये पेज नंबर है आपके 7.37 पर। कितने पे गाइस? 7.37 पेज पे। तो कैश एंड अकाउंट दिया, कैश एट बैंक आपको दिया हुआ 2,67,500, ठीक है गाइस। उसके बाद आपको दे रखा है इसमें ट्रेड रिसीवेबल, तो अपन यहां पे लिखेंगे ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डीआर। ये भी कितने का दिया हुआ है आपको जी? 749,500, 7,49,500, 7,49,500। उसके बाद क्लोजिंग इन्वेंटरी दी हुई है, क्लोजिंग इन्वेंटरी अकाउंट डीआर गाइस, ये आपको दे रखी है 9 लाख की, तो अपन ने लिख दिया है जी 9 लाख, ठीक है। और उसके बाद आपको दे रखा है मशीनरी एंड इक्विपमेंट, तो अपन वो भी लिख लेंगे मशीनरी एंड इक्विपमेंट अकाउंट डीआर। तो गाइस ये आपको दे रखा है 6 लाख का, ठीक है गाइस। ये कितने का दे रखा है? 6 लाख का। और 2 महेंद्र एंड सन्स अकाउंट कितने का दे रखा है गाइस? ये आपको दे रखा है 5,60,000 का, ठीक है जी, 5,60,000। और 2 कैपिटल अकाउंट ये दे रखा है जी आपको 20 लाख का, ठीक है गाइस। बात समझ में आ रही? तो ये आपकी ओपनिंग एंट्रीज बन चुकी है, यानी इसका टोटल भी 25,60,000 है और इसका टोटल भी 25 लाख। बैलेंस शीट का टोटल बराबर है, बस ये एंट्री अपन पोस्ट कर ली थी। कैश एंड अकाउंट दिया, कैश एंड बैंक अकाउंट दिया, ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट दिया, क्लोजिंग इन्वेंटरी अकाउंट दिया, मशीनरी एंड इक्विपमेंट अकाउंट दिया, 2 महिंद्रा एंड सन्स और 2 कैपिटल। अब गाइस ये तो अपनी हो गई ओपनिंग एंट्री, ठीक है। अगर अपन इसका अकाउंट अगर बनाते हैं तो किस तरीके से मैं आपको एक अकाउंट समझा देता हूं। सपोज दैट अपन मान के चलते हैं कैश इन हैंड का बनाते हैं, कैश इन हैंड का मैं एक आपको असेट्स का समझाता हूं। तो ये जो हमारा ओपनिंग है, इसका मतलब जब ये ओपनिंग बैलेंस आएगा तो अपना यहां पे आएगा जी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। क्योंकि जब लास्ट ईयर ये हुआ होगा तो यहां पे हुआ होगा जो बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ये क्लोज हुआ होगा यहां पे, ठीक है गाइस। बात समझ में आ रही है आपको? यहां पे कैश इन हैंड का क्लोजिंग जो हुआ होगा तो यहां पे आएगा 43,000, और अब जब ये ओपनिंग बनेगा तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से आएगा 43,000। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। यानी ये कैश इन हैंड का अकाउंट है जिसमें अपन टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 43,000 लिखेंगे। ऐसे कैश एट बैंक का बनाएंगे, ऐसे डेटर का, क्लोजिंग इन्वेंटरी का, ऐसे मशीनरी का, ठीक है। ऐसे महिंद्रा एंड सन्स की बात करते हैं, ये तो असेट्स का था, तो ओपनिंग बैलेंस आ गया, तो सारे असेट्स के बैलेंस डीआर होते हैं, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आएंगे ओपनिंग में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं महिंद्रा एंड सन्स के बारे में। तो इसका अपन अकाउंट बनाएंगे तो इसका जो बैलेंस आएगा ये हमारी लायबिलिटीज है, तो अपन मान के चलते हैं महिंद्रा एंड सन्स का अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है। इसका आएगा जी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि ये हमारा क्या है जी लायबिलिटीज है, और लायबिलिटीज बैलेंस आरसीआर, तो इसका ओपनिंग बैलेंस आएगा। जब ये लास्ट ईयर क्लोज हुआ होगा तो इसका बैलेंस महिंद्रा एंड सन्स का जो बैलेंस क्लोज हुआ है वो टू बैलेंस कैरिड डाउन कितना जी 5,60,000। तो ये यहाँ पे हमारा ओपनिंग बन गया, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,60,000। तो गाइस इसी तरीके से इसके अकाउंट प्रिपेयर होते हैं और ये हमारी ओपनिंग एंट्री कहलाती है। तो आई होप कि आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब गाइस बात कर लेते हैं आपके सीक्वेंस के बारे में, किस तरीके से अकाउंटिंग प्रोसीजर का जो सीक्वेंस होता है वो अपन फॉलो करते हैं। अपन ने मॉड्यूल के बहुत सारे चैप्टर कंप्लीट कर लिए, अपन फाइनल अकाउंट पर चल रहे हैं। तो अपन सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले अपन करते हैं जो हमारे ट्रांजैक्शन होते हैं उसको हम जनरलाइज करते हैं। क्या करते हैं जी? सबसे पहले जनरलाइज, एक सीक्वेंस बता रहा हूं अकाउंट्स का, लास्ट में फाइनल अकाउंट प्रिपेयर होता है। सबसे पहले अपन ट्रांजैक्शन का जनरलाइज करते हैं, जनरल लेजर बनाते हैं। उसके बाद अपन लेजर पोस्टिंग होती है, एंट्रीज करते हैं तो जनरल लेजर हो गई, उसके बाद लेजर पोस्टिंग होती है। लेजर पोस्टिंग के बाद अपन लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस के बाद अपना क्या बनता है? ट्रेडिंग अकाउंट, उसके बाद हमारा P&L और देन लास्ट में बनती है बैलेंस शीट। इस तरीके से प्रोसीजर फॉलो होता है। सबसे पहले अपन जो ट्रांजैक्शन अपन करते हैं अकाउंट्स में उसको क्या करते हैं? जनरलाइज करना होता है। उसके बाद जनरलाइज करने के बाद उसको अपन लेजर पोस्टिंग करते हैं। लेजर पोस्टिंग करने के बाद ट्रायल बैलेंस, क्योंकि हमें बैलेंस इक्वल करने होते हैं, जिससे कि अपन को मैथमेटिकल जो भी अगर मिस्टेक है तो पता चलती है ट्रायल बैलेंस के थ्रू। ट्रायल बैलेंस के बाद अपन लोग बनाते हैं जी ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट के बाद हमारा बनता है P&L, और P&L के बाद लास्ट बनती है इस बैलेंस शीट। तो ये एक अकाउंटिंग प्रोसीजर है जो कि अपन को फॉलो करना पड़ता है, और इसी तरीके से लास्ट में जाके अपन लोग फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। बैलेंस शीट सबसे लास्ट में बनती है। तो आई होप गाइस ये आपको बात अच्छे से क्लियर हुई होगी, ठीक है गाइस। अपन एक इलस्ट्रेशन ले रहे हैं जिसमें कि अपन ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट प्रॉपर तरीके से बनाएंगे, इसमें ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट, ठीक है गाइस। तो अपन इसका ले रहे हैं आपके मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन नंबर 9, जो कि पेज नंबर आपको दिया हुआ है 7.39 पर, ठीक है गाइस, सॉरी 7.38 पर पेज नंबर दे रखा है 7.38 से स्टार्ट हो रहा है आपके मॉड्यूल का, और इलस्ट्रेशन नंबर
9 दे रखा है। ठीक है गाइस, अपन करेंगे पूरा। तो गाइस क्वेश्चन पढ़ते हैं, पहले क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है श्री मित्तल गिव्स यू द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस सम अदर इंफॉर्मेशन, यानी इन्होंने एक ट्रायल बैलेंस दे रखा है श्री मित्तल का और इंफॉर्मेशन दे रखी है उसमें, यानी कि ट्रायल बैलेंस 31 मार्च 2020 को दिया हुआ कैपिटल, परचेज एंड सेल्स, ओपनिंग इन्वेंटरी, डेटर क्रेडिटर दिए हुए हैं, लोन दे रखा है, लोन पढ़ना है 14% बैंक लोन, ब्रैकेट में लिखा है लोन टेकन एट ईयर एंड, मतलब ये लास्ट में लिया गया, ईयर एंड डेट पे लिया गया, 31 मार्च को लिया गया। बैंक ओवरड्राफ्ट भी ईयर के एंड में लिया गया है। सैलरी, एडवर्टाइजमेंट, अदर एक्सपेंसेस, रिटर्न, फर्नीचर, बिल्डिंग, कैश एंड। तो गाइस ये जो बैंक लोन और ओवरड्राफ्ट जो एट द एंड ऑफ द ईयर है, इसके लिए इन पर कोई भी अपन इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे। जैसे 14% बैंक लोन जो दे रखा है, अगर क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि लोन टेकन एट द ईयर, मतलब उन्होंने ईयर के लास्ट में लिया है, लास्ट डेट को, तो इसलिए अपन को कोई भी इंटरेस्ट पेड नहीं करनी है। ठीक है, और इसमें रिटर्न, फर्नीचर, बिल्डिंग, कैश एंड दिया हुआ, लास्ट में रखा है क्लोजिंग इन्वेंटरी 31 मार्च 2020 वाज वैल्यूड एट 1 लाख। तो इसका मतलब ये हमें क्लिक हो जाना चाहिए कि क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर है, इसका मतलब वो परचेज में से एडजस्ट नहीं है, तो इसलिए इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक को हमें दिखाना पड़ेगा। ठीक है गाइस, क्योंकि वो एडजस्टेड नहीं है, तो अपन इसका ट्रेडिंग पी&एल और बैलेंस शीट बनाएंगे। तो ये है इन द बुक्स ऑफ श्री मित्तल। ठीक है जी, इन द बुक्स ऑफ श्री मित्तल, यहां पे लिख रहे हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। ठीक है गाइस, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। तो अपन इसका ट्रेडिंग एंड पी&एल बनाएंगे और जो ट्रेडिंग आइटम है उसको ट्रेडिंग में डालेंगे और जो पी&एल का आइटम है उसको पी&एल में डालेंगे। ठीक है ना गाइस, थोड़ा सा आपको अच्छे से इसको प्रिपेयर करना है और अच्छे से इसको समझना है। ठीक, यहां लिखेंगे जी पर्टिकुलर अमाउंट, अमाउंट जिस भी उसमें होता है अपन को लिखना होता है, रुपीस में तो रुपीस में, अदर किसी में होता तो उसको भी लिख देते हैं यहाँ पर पर्टिकुलर अमाउंट ब्रैकेट में रुपीस। ठीक है गाइस, अब सबसे पहले गाइस अपन जो करने वाले हैं वो अपन को इसमें दिया हुआ सबसे पहले कैपिटल, कैपिटल इसका आइटम है नहीं है, परचेज एंड सेल्स का ओपनिंग इन्वेंटरी दी हुई है, तो अपन को पता है यहाँ पे लिखेंगे टू ओपनिंग इन्वेंटरी, तो अपन को पता होना चाहिए ट्रेडिंग अकाउंट में 5 आइटम जाते हैं, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, सेल्स, परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ओपनिंग इन्वेंटरी अपन को 72,000 की दी हुई है, तो अपन ने यहाँ पे लिख दिया जी 72,000। ठीक है गाइस, ओपनिंग इन्वेंटरी के बाद अपन बात करते हैं टू परचेज की, किसकी गाइस, टू परचेज। तो परचेज अपन को दे रखी है 6,05,000, क्योंकि डीआर बैलेंस होता है तो बैलेंस से अपन को पहचानना है। परचेज लिखिए 6,05,000, उसकी जस्ट नीचे अगर अपन चले तो अपन को रिटर्न दे रखी है, केवल रिटर्न लिखा हुआ है 40,000 की डीआर में और 30,000 की सीआर में। अपन को पता होना चाहिए परचेज रिटर्न का बैलेंस क्या होता है, परचेज का बैलेंस डीआर होता है, परचेज रिटर्न का बैलेंस होता है सीआर। तो सीआर वाली दे रखी है 30,000, तो उसको अपन इसमें से लेस कराएंगे, तो लेस परचेज या केवल लेस रिटर्न लिख दीजिए, परचेज रिटर्न कुछ भी लिख दीजिए, लेस रिटर्न 30,000 की ये दे रखी है। ठीक है गाइस, तो अपन लोग क्या करेंगे, इसमें से लेस कराएंगे, यानी कि 6,05,000 माइनस 30,000, तो गाइस ये आएगा 5,75,000 अपन इधर लिख देंगे। ठीक है गाइस, उसके बाद आगे चलते हैं, लिखेंगे यहाँ पर सेल्स, तो यहाँ लिखा अपन ने बाय सेल्स, और गाइस सेल्स आप जाकर चेक करेंगे तो 12,10,000 की दी हुई है, कितने की दी हुई है, 12,10,000। लेस कराएंगे इसमें से रिटर्न, क्योंकि रिटर्न सेल्स रिटर्न का बैलेंस है इसके होता है डीआर, तो डीआर की कितनी दे रखी है 40,000, तो वो अपन इसमें से लेस कराएंगे, यानी कि 12,10,000 माइनस 40,000 कराएंगे, तो ये आ जाएगा जी 11,70,000। ठीक है, उसके बाद अपन चलते हैं परचेज एंड सेल होगा, ओपनिंग इन्वेंटरी होगा, डेटर क्रेडिटर इसके आइटम नहीं है, बैंक लोन नहीं है, ओवरड्राफ्ट नहीं है, सैलरी इसका आइटम नहीं है, एडवर्टाइजमेंट नहीं है, अदर एक्सपेंसेस भी इसका आइटम नहीं है, रिटर्न हो गया, फर्नीचर, बिल्डिंग, कैश रेंट इसका आइटम। अब गाइस क्लोजिंग इन्वेंटरी अपन को दी हुई है 1 लाख की, तो अपन ने यहां पे लिखा बाय क्लोजिंग इन्वेंटरी लिख रहे हैं, समझ में आ रही है क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये परचेज में से एडजस्टेड नहीं है। तो गाइस कितने रुपए की दे रखी है, अपन को दे रखी है जी 1 लाख रुपए की। ठीक है, तो बस इसमें और कुछ है नहीं है, तो अपन इसमें से इसका ग्रॉस प्रॉफिट निकालने की कोशिश करते हैं। यहां पे लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है जी, बैलेंसिंग फिगर, तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने की कोशिश करते हैं, कितना आता है देखते हैं। ठीक है,
तो अपन यहाँ से अपन ऐड करें 11,70,000 प्लस 1 लाख, तो अपन ऐड टोटल करें तो 12,70,000। इसमें से अपन इसको माइनस कराएंगे, एक तो 72,000 माइनस कराएंगे और एक माइनस करेंगे 5,75,000। तो गाइस यार 6,23,000 का अपना 12,70,000 का टोटल, यानी अपना ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है 6,23,000। इसको अपन यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे तो बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, तो गाइस ये आ जाएगा 6,23,000। ठीक है, अपन पी एंड एल के आइटम्स को डालते हैं। अब पी एंड एल के आइटम जो है अपने वो देखते हैं स्टार्टिंग से। कैपिटल परचेज एंड सेल, ओपनिंग इन्वेंटरी, डेटर क्रेडिटर नहीं है, लोन का नहीं है, ओवरड्राफ्ट नहीं, सैलरी लिखेंगे गाइस सबसे पहले टू सैलरी। ठीक है गाइस, तो टू सैलरी अपन को सैलरी जो दे रखी है वो दे रखी है अपन को 1,10,000 की दे रखी है। कितने की दे रखी है गाइस? 1,10,000 नहीं, सैलरी दे रखी है हां 2,70,000 की सैलरी दे रखी है। ठीक है गाइस, तो 2,70,000 हो गई जी। उसके बाद अपन बात करते हैं, ठीक है सैलरी हो गई। उसके बाद अपन एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा इसमें जी, टू एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, तो एडवर्टाइजमेंट कितने का है गाइस? एडवर्टाइजमेंट है जी 1,10,000 का। कितने का है? 1,10,000 का। ठीक है, उसके बाद अगर अपन बात करते हैं एडवर्टाइजमेंट के बाद अपन बात करें तो टू अदर एक्सपेंसेस दे रखे हैं। तो क्या दे रखे हैं जी? टू अदर एक्सपेंसेस। ठीक है गाइस, तो टू अदर एक्सपेंसेस में अपन अगर बात करें तो कितने के दे रखे हैं? 60,000 की। ठीक है गाइस, तो अपन ने लिख दिया जी 60,000। उसके बाद गाइस अपन को अदर एक्सपेंसेस का रिटर्न दे रखी तो अपन कर चुके हैं। फर्नीचर, बिल्डिंग और कैश एंड इसमें कुछ आएगा नहीं, तो गाइस बस अपने ये तीन ही एक्सपेंसेस थे। अब अपन इसका बैलेंस निकालेंगे, तो टू नेट प्रॉफिट। ठीक है गाइस, क्या निकालेंगे जी? टू नेट प्रॉफिट। तो देखते हैं कितना आ रहा है जी नेट प्रॉफिट इसका, तो 6,23,000 इसका है। ठीक है, 6,23,000 में से अपन इसको लेस कराएंगे 2,70,000, माइनस कराएंगे 1,10,000 और माइनस कराएंगे जी 60,000। तो गाइस जाएगा 1,83,000 और टोटल आ रहा है जी 6,23,000। तो गाइस ये है अपना ट्रेडिंग बनाया, अपन ने पी एंड एल बनाया और अपन ने चेक करा तो नेट प्रॉफिट अपना 1,83,000 आ रहा है, जो कि अपना आ गया है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि अपन को पता है कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या जाता है और पी एंड एल में आपको अगर ये चीज पता है तो आप अकाउंट इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है ना गाइस, तो आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। सॉरी गाइस, थोड़ी सा डिस्टरबेंस है, थोड़ा काम चल रहा है इधर, तो इसलिए थोड़ी सी आवाज आ रही है। ठीक है, तो आगे से ये नहीं आएगी। तो आई होप कि गाइस ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब गाइस बात करते हैं बैलेंस शीट के बारे में। ठीक है गाइस, बैलेंस शीट के बारे में तो अपन बनाएंगे बैलेंस शीट। अब गाइस बात करते हैं बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020। ठीक है, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020। फॉर्मेट आपको पता ही है किस तरीके से। हाँ गाइस, एक चीज का याद रखना है, अपन को हमेशा परफॉर्मेंस के बिहाफ पे बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है, जब तक कि कुछ अपन को बोलेगा नहीं। ठीक है, तो अपन परफॉर्मेंस के बिहाफ पे इसको बनाएंगे। ठीक, एक साइड अपन ने लिख दिया है लायबिलिटीज, जो कि आपको मैंने बताया था कि लायबिलिटीज अपने लेफ्ट हैंड साइड पे आती है, अमाउंट, और असेट्स हमारी कौन सी साइड आती है? राइट हैंड साइड और अमाउंट। ठीक है गाइस, सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं जी। सबसे पहले अपन को कैपिटल दी हुई है 8,70,000 की। कैपिटल दी हुई है अपन को 8,70,000 की, और अपन का भी जो नेट प्रॉफिट आया है उसे अपन ऐड करेंगे जो नेट प्रॉफिट। ठीक है गाइस, कितने का? 1,83,000 का। ठीक है, और इसमें गाइस ड्राइंग दी हुई नहीं है, अगर ड्राइंग दे रखी होगी तो अपन उसको क्या करा देते जी? लेस करा देते हैं। ठीक है गाइस, अब अपन इसको ऐड करते हैं, यानी कि 8,70,000 प्लस 1,83,000, ये गाइस अपना टोटल आ रहा है 10,53,000। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। कैपिटल का परचेज सेल हो गया, ओपनिंग इन्वेंटरी हो गई, हां जी, ट्रेड रिसीवेबल एंड ट्रेड पेबल। तो अपन यहां पर लिखेंगे जी ट्रेड पेबल्स। ठीक है, ट्रेड पेबल्स अपन को कितने का दिया हुआ है? ट्रेड पेबल्स दिया है जी अपन को 1,70,000 का। ठीक है गाइस, कितने का दे रखा है? 1,70,000। उसके ट्रेड पेबल्स के नीचे आते हैं बैंक लोन दे रखा है, तो 14% बैंक लोन लिख दिया है जी अपन ने, बैंक लोन। ठीक है, बैंक लोन अपन को दे रखा है जी 2 लाख का, तो अपन ने यहां लिख दिया 2 लाख। उसके बाद गाइस अपन को दे रखा है बैंक ओवरड्राफ्ट, यानी कि ओवरड्राफ्ट लिखना है जी, ओवरड्राफ्ट। तो ओवरड्राफ्ट जो दे रखा है वो कितने का दे रखा है? 1,12,000 का। ठीक है गाइस, 1,12,000 का। उसके नीचे चलते हैं ओवरड्राफ्ट के बाद सैलरी, एडवर्टाइजमेंट, अदर एक्सपेंसेस होगा, रिटर्न हो गया। ठीक है, फर्नीचर, बिल्डिंग एंड कैश एंड अपने असेट साइड के हैं, तो अपन असेट साइड लिखते हैं। अब असेट साइड से अगर अपन चलेंगे तो कैपिटल, परचेज एंड सेल, ओपनिंग इन्वेंटरी, डेटर लिखते हैं। सबसे डेटर अपन बाद में लिखेंगे, सबसे पहले अपन नीचे आते हैं फर्नीचर, बिल्डिंग, ये लिखते हैं सबसे पहले। तो अपन लिखेंगे फर्नीचर।
क्योंकि अपन को परफॉर्मेंस के व्याप पे लिखना फर्नीचर। फर्नीचर गाइस कितने का दे रखा है अपन को 4,50,000 का। कितने का गाइस 4,50,000। उसके फर्नीचर का बिल्डिंग दे रखी है, बिल्डिंग दे रखी है 8,90,000 रुपए की। कितने की दे रखी है गाइस 8,90,000। उसके बाद गाइस अपन चलते हैं नेक्स्ट, तो अपन को बिल्डिंग हो गया फर्नीचर, उसके बाद अपन आप लिखेंगे डेटर। और गाइस डेटर कितने के दे रखे हैं अपन को, डेटर दे रखे हैं अपन को 1,90,000 केवल डेटर, यानी कि ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल अपन को दे रखा है जी यहाँ पे 90,000 रुपए। ठीक है गाइस, तो 90,000 का मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, आप पूरा लिखेंगे। ट्रेड रिसीवेबल का गाइस नीचे चलते हैं, अपना हो गया सारा का सारा। अब उसके बाद कैश इन हैंड दे रखा है, वो लिखेंगे अपन कैश इन हैंड, या कैश इन हैंड से पहले आप वो लिखेंगे स्टॉक, यानी क्लोजिंग इन्वेंटरी, जो कि अपन को लास्ट में दे रखी है कितने की गाइस 1 लाख की। और उसके बाद दे रखा है जी कैश इन हैंड, और गाइस कितने का दे रखा है अपन को कैश इन हैंड 5,000 का। बस गाइस इसके अलावा और कोई आइटम्स अब हमको नजर नहीं आ रहा है। अब अपन टोटल करेंगे दोनों साइड का, देखते हैं जी बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। 10,53,000 प्लस करा 1,70,000 प्लस करा 2 लाख और प्लस करा 1,12,000। गाइस इसका आ रहा है 15,35,000। कितना आ रहा है जी 15,35,000। अब गाइस वहां पर चेक करते हैं जी 4,50,000, 4,55,000 के बाद 8,90,000, 8,90,000 के अंदर 90,000, 90,000 के बाद अपन बात कर लेते हैं 1 लाख, और 1 लाख के बाद अपन ऐड करेंगे इसमें 5,000। तो गाइस यहां का भी आ गया 15,35,000। अपने ये दोनों साइड इक्वल आ गई। तो गाइस ये थी अपनी लायबिलिटीज। तो अपन एक एक आइटम्स को अच्छे से समझा है, जैसे हमने ट्रेडिंग बनाया, उसके बाद अपने पी&एल, देन उसके बाद अपने बैलेंस शीट। अपन को पता होना चाहिए कौन सा आइटम किस जगह पे जाएगा। ठीक है, कौन सा ट्रेडिंग का, कौन सा पी&एल का, कौन सा बैलेंस शीट का। ठीक है, तो आई होप गाइस ये इलस्ट्रेशन नंबर 9 आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। इलस्ट्रेशन नंबर 10 करें, आगे कंटिन्यू करें। अपन नेक्स्ट लेक्चर में इसके क्वेश्चंस लेंगे, जिसमें यानी इलस्ट्रेशन ही लेंगे विद एडजस्टमेंट वाले, जो कि आपको एडजस्टमेंट और आपको अच्छे से समझ में आ जाए। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में अपन ने कंप्लीट कर लिया, प्रैक्टिकल में अपन इसको करेंगे। ठीक है, तो गाइस आज के लिए इतना ही है। तो आई होप कि आपको अच्छे समझ में आया होगा। और गाइस कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, क्योंकि अपन को फाइनल अकाउंट अच्छे से आना चाहिए। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए गाइस गुड बाय एंड थैंक यू।